हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टीच चैनल। आज इस वीडियो में हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर फिफ्थ पेपर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी का जो यूनिट थर्ड है इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 के जो है एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टारगेट टीच को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नोट टेकिंग। देखिए, नोट टेकिंग जो है हमने यूनिट फर्स्ट में जो है पहले ही पढ़ा हुआ है और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक तरह से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल जो है पेपर में इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। तो इस स्लाइड को जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन जो है साथ में इंक्लूड है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। नोट्स टेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्सेज। अनदर सोर्सेज यानी कि अन्य स्रोतों से जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की गतिविधि को हम क्या कहते हैं? नोट टेकिंग। फिर है द क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव नोट टेकिंग, यानी कि इफेक्टिव नोट टेकिंग की जो है गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। इट शुड हैव अ पर्पज। नोट टेकिंग का एक उद्देश्य होना चाहिए हमारे पास। शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे से व्यवस्थित हो। एंड शुड बी टाइम सेविंग, और समय की बचत करने वाला हो। फिर है शॉर्टकट शुड बी यूज टू मेक नोट्स टेकिंग क्विकर, यानी कि नोट टेकिंग को जो है जल्दी करने के लिए हम कौन कौन से शॉर्टकट्स जो हैं वो ले सकते हैं। पहला है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी भी चीज को जो है शॉर्ट करके लिखना, संक्षिप्त में लिखना। फिर है सिंबल्स का अर्थ होता है संकेत। हम जब नोट्स बनाते हैं तो अलग अलग सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे नोट्स जो है वो जल्दी बनेंगे और हमारी टाइम बचेगी। ठीक है, टाइम बचेगा। फिर है ड्राइंग या डायग्राम की मदद से हम हमारे नोट्स को इफेक्टिव बना सकते हैं, जिसके जरिए जो है जब हम एग्जाम के टाइम उनको पढ़े तो इजीली हमें समझ में आए। तो ये 3 शॉर्टकट्स है, एब्रीवेशन, सिंबल और ड्राइंग। ठीक है। फिर है पर्पस ऑफ नोट टेकिंग, यानी नोट टेकिंग का उद्देश्य क्या है, हम नोट्स क्यों बनाते हैं। टेकिंग नोट्स हेल्प्स अस एक्सटेंड अवर अटेंशन स्पैन, यानी कि हमारा जो ध्यान है वो विषय पर केंद्रित करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, ध्यान को बढ़ाने के लिए जो है नोट टेकिंग हमारी हेल्प करता है। इट कीप्स अस फोकस्ड ऑन आवर सब्जेक्ट एरिया एंड द टास्क एट हैंड। जो काम हमारे हाथ में है और जो हमारा सब्जेक्ट एरिया यानी विषय क्षेत्र है उस पर फोकस करने के लिए हमें नोट टेकिंग हेल्पफुल होता है। फिर टेकिंग नोट्स हेल्प्स अस रिमेम्बर व्हाट वी हैव हर्ड। हमने क्या सुना है उसको रिमेम्बर करने में, उसको याद करने में जो है नोट टेकिंग हमारी हेल्प करता है। वी लर्न मोर इफेक्टिवली व्हेन वी यूज मल्टीपल सेंसेस एंड मल्टीपल एक्टिविटीज। हम और प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब हम बहुत सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं और अनेक गतिविधियां, यानी कि जब आप डायग्राम्स बनाओगे, सिंबल्स बनाओगे, एब्रीवेशन के साथ उस चीज को लिखोगे तो आपको जो है ज्यादा इफेक्टिवली वो याद हो जाएगा। ठीक है। फिर है वेल टेकिंग नोट्स वी प्रिपेयर द लेक्चर इनटू आवर ओन वर्ड्स। यहाँ पे प्रिपेयर आप देख लीजिएगा, प्रिपेयर की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। यानी कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो उस लेक्चर को जो है हमारे ओन वर्ड्स यानी कि हमारे खुद के शब्दों में उसका निर्माण हम कर देते हैं। इट मेक्स अस एक्टिव लर्नर, यानी ये हमें जो है एक्टिव लर्नर बनाता है, यानी कि सक्रिय श्रोता या सक्रिय अधिगमकर्ता हमें बनाता है। फिर नोट टेकिंग गिव्स अवर माइंड अ चांस टू ऑब्जर्व द मटेरियल इट नीड टू लर्न, यानी कि नोट टेकिंग जो है हमारे मस्तिष्क को एक मौका देता है कि हमें जो मटेरियल सीखना है उसको हम ऑब्जर्व कर सके, उसको ग्रहण कर सके। फिर इट हेल्प्स टू रिव्यू मटेरियल फॉर रीयूज, रिवीजन, असाइनमेंट्स एंड एग्जामिनेशंस, यानी कि ये हमारी मदद करता है मटेरियल को दोबारा से देखने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसका रिवीजन करने यानी दोहरान करने के लिए, और असाइनमेंट और एग्जामिनेशन के टाइम जो है उसको आसानी से हम रिवाइज कर सकते हैं। वी शुड रिमेंबर टू स्टार्ट अ न्यू पेज फ्रॉम इच न्यू लेक्चर ईच डे, यानी कि हर रोज जब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हर नए लेक्चर को नए पेज से ही हम स्टार्ट करें। तो ये था आपका नोट टेकिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वो है नोट मेकिंग। देखिए, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से हो सकता है एक पे क्वेश्चन आए या दोनों पे ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो चलिए पढ़ते हैं नोट मेकिंग क्या होता है।
It is a process of reviewing, connecting and synthesizing ideas from your lectures और रीडिंग। देखिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है हम जो लेक्चर है या जो हम पढ़ रहे हैं उससे आइडियाज का संश्लेषण करते हैं, उन आइडियाज से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और उन पर अपना दृष्टिकोण रखते हैं। ठीक है, यानी देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि नोट मेकिंग और नोट टेकिंग में डिफरेंस क्या है। जो हमने पहले पढ़ा था नोट टेकिंग, वो क्या है, ये जो है हम जब कोई लेक्चर सुन रहे हैं ना तो उसको सुनकर अपनी भाषा में लिखना, जो लेक्चरर बोल रहा है उसको लिखना, वो तो ओरली सुने हुए चीज को हम हमारी भाषा में नोट्स बनाते हैं, उसको तो नोट टेकिंग कहते हैं। और जब हम कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर या कोई बुक पढ़ते हैं और उनमें से कुछ हाईलाइट करके नोट्स बनाते हैं, उसको नोट मेकिंग कहते हैं। ठीक है, फिर है एडवांटेज ऑफ नोट मेकिंग, यानी नोट मेकिंग के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदे हैं। द लर्नर्स कैन गो बैक ओवर द पेजेस एंड कैप्चर द कंसर्न पॉइंट्स इफ दे हैपन टू मिस देम, यानी कि लर्नर जो है जो उसने पढ़ा हुआ है, जो सामग्री उसने पढ़ी थी उनको वापस कैप्चर कर सकता है, अपने पास रख सकता है और फिर जब उसे जरूरत हो तो वो उन चीजों को वापस पढ़ सकता है। लर्नर कैन नॉट ओनली री रीड एंड collect the various points within the text but also organize them in the way they think best, यानी कि लर्नर सिर्फ उन सामग्री को दूसरी बार पढ़ ही नहीं सकता बल्कि वो उस टेक्स्ट को जो है उस तरह से ऑर्गेनाइज कर देता है, उस तरह से व्यवस्थित कर देता है जिस तरह से उसको सही लगता हो, यानी उसके खुद के शब्दों में उस पूरे टॉपिक को जो है वो लिख देता है ताकि उसको समझने में आगे हेल्प मिले या आसान हो उसके समझना। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग, यानी नोट मेकिंग की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है। इट फैसिलिटेट्स इजी रिवीजन एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स, ये एग्जाम्स के टाइम सरलता से रिवीजन यानी दोहरान करने की सुविधा देता है। इट प्रमोट्स सस्टेन्ड अटेंशन ड्यूरिंग लिसनिंग एंड रीडिंग, कुछ सुनते समय या पढ़ते समय जो है हमारे ध्यान को केंद्रित करता है। इट हेल्प्स टू ट्रांसफर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू टू अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ये हमारी मदद करता है कि हम किसी और के जो और का दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तित करके उस टॉपिक को हम अच्छे से लिख सकें। फिर इट मेक्स द सब्जेक्ट ईजियर टू रिमेंबर एंड हेल्प्स इन रिकंस्ट्रक्टिंग अवर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक, ये सब्जेक्ट को ईजियर बनाता है, आसानी से याद करने योग्य बनाता है। और रिकंस्ट्रक्टिंग होता है पुनर्निर्माण, और हमारे ही शब्दों में और हमारी समझ के अनुसार उस टॉपिक को जो है पुनर्निर्माण करने में हमारी सहायता करता है। फिर इट हेल्प्स टू हाईलाइट द इंटर relatedness that blinds the various concept and sub-concept together within the text. It enables the notes taker to present the information in a way that suits them, यानी कि ये जो है जो सहसंबंधता है, जो नोट्स हम बना रहे हैं उनका रिलेशन, उनकी कॉन्सेप्ट यानी उनकी अवधारणा और उप अवधारणाओं को जो है वो हमें हमारे ही तरीके से, जिस तरह से जो रास्ता हमें पसंद हो या जिस तरह से हमें आसानी से समझ में आए उसमें कन्वर्ट करने में मदद करता है। फिर इट हेल्प्स टू लिंक द इनकमिंग इंफॉर्मेशन विद द प्रीवियस नॉलेज, इट हेल्प्स इजी मिक्सिंग ऑफ द इनकमिंग नॉलेज इनटू द नोट टेकर्स ओन नॉलेज, यानी कि ये जो पूर्व ज्ञान है हमारा उस ज्ञान से हमारे नवीन ज्ञान को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जितना हमको पता है उस टॉपिक के बारे में उससे आगे वाला टॉपिक जो है हम समझ पाए हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर दूसरा नए ज्ञान का निर्माण कर पाए। इसमें भी नोट मेकिंग जो है हमारी हेल्प करता है। तो इस स्लाइड को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, यानी कि लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं। राइटिंग जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पार्ट का नाम ही, इस यूनिट का नाम ही है इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज, यानी राइटिंग एबिलिटीज को बढ़ाना, ठीक है, इम्प्रूव करना। फर्स्ट जो है राइटिंग इज अ टू वे प्रोसेस, यानी राइटिंग जो है द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, जो श्रोता है और जो बोलने वाला या जो लिखने वाला लेखक है और जो उस टेक्स्ट को पढ़ रहा है, उन दोनों के बीच में जो है एक कम्युनिकेशन हो रहा है, उसी को हम राइटिंग कहेंगे। ठीक है, ये टू वे प्रोसेस आपको याद रखना है। द यंग राइटर नीड्स एन ऑडियंस, जो नया लेखक है या युवा लेखक है उसको ऑडियंस की जरूरत होती है। ऑडियंस यानी जनता, पब्लिक की जरूरत होती है। ठीक है,
फिर है राइटिंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, राइटिंग जो है आपके अनुभवों पर आधारित होती है। राइटिंग इम्प्रूव थ्रू प्रैक्टिस, राइटिंग जो है प्रैक्टिस द्वारा इम्प्रूव होती है, सुधार होता है उसमें आपके अभ्यास द्वारा। ओनली द एक्ट ऑफ राइटिंग, कंटिन्यूअल राइटिंग कैन डेवलप स्किल एंड कंट्रोल ओवर लैंग्वेज एंड आइडियाज। लगातार आप जो है कंटिन्यूअसली कुछ लिख रहे हैं, वही जो है आपको आपकी राइटिंग स्किल को डेवलप करेगा, आपकी भाषा और विचारों पर अच्छी पकड़ बनेगी। मीनिंग कम्स बिफोर फॉर्म, यानी कि रचना से पहले जो है आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। द यंग राइटर मस्ट केयर अबाउट वॉट शी और ही हैज टू से बिफोर शी और ही कैन बी लेड टू एन इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हर और हीज राइटिंग। यानी कि जो यंग राइटर है उनको पहले ये पता होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में वो लिख रहे हैं, जिस क्षेत्र के बारे में वो लिख रहे हैं उनमें उनकी पूरी रुचि हो। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिम्स ऑफ राइटिंग, यानी कि राइटिंग करते समय या लेखन करते समय आपको किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, किन किन चीज़ों को आपकी राइटिंग में सम्मिलित करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है क्वांटिटी यानी मात्रा, मेक योर टेक्स्ट नो मोर और नो लेस इंफॉर्मेटिव देन रिक्वायर्ड, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है उसको आप आवश्यकता से अधिक सूचनाओं से भरा हुआ भी ना बनाएं और जितनी आवश्यकता है उससे कम सूचना भी ना दें। तो आप ध्यान रखें कि आप उस टेक्स्ट में जो है कितनी सूचनाएं दे रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक या कम ना हो। फिर है क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, से ओनली वॉट यू बिलीव, सिर्फ वही कहे जिन पर आपको विश्वास है। टू बी ट्रू एंड हैव एडिक्वेट एविडेंस टू सपोर्ट, यानी कि पर्याप्त सबूत हो जिसके बारे में, जिसको आप सपोर्ट कर पाए, जिसके साथ आप हो। ठीक है, यानी कि आपको जितना पता है, आपका दृष्टिकोण जितना है, आपके पास जितना एविडेंस है उतना ही लिखिए। फिर है रिलेशन यानी सहसंबंधता, बी रिलेवेंट यानी कि सहसंबंधित रहे। मैनर, बी ब्रीफ एंड ऑर्डरली, संक्षिप्त में कहे और क्रमबद्धता के साथ कहे। अवॉइड obscurity एंड एम्बिग्यूटी, यानी अस्पष्टता से बचे। ठीक है, ये जो थे मैक्सिम्स थे कि राइटिंग के समय इन इन चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है, सम्मिलित करना है। नेक्स्ट है एन आर्ट और स्किल ऑफ राइटिंग डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है विवरण। ठीक है, किसी भी वस्तु का विवरण, स्थान का विवरण या किसी व्यक्ति का विवरण। ठीक है, यानी कि इसमें आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। आप सीरीज में देखेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे योर फेवरेट पर्सन पे आप डिस्क्रिप्शन लिखिए, या आपकी फेवरेट प्लेस पे लिखिए, या माउंट आबू पे डिस्क्रिप्शन लिखिए, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आ सकता है, कंप्यूटर पे डिस्क्रिप्शन लिखिए। ठीक है, तो कई बार आपको ये पूछ लेता है कि व्हाट शुड वी इंक्लूड वेल डिस्क्राइबिंग अ प्लेस और ऑब्जेक्ट अ पर्सन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमें प्लेस को डिस्क्राइब करते समय किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, ऑब्जेक्ट को जो है हम अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, और किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी 3 क्वेश्चन बनते हैं, और एक ये हो सकता है कि राइटिंग डिस्क्रिप्शन जो है क्या है। ठीक है, तो ये इन चारों क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है प्रेजेंटिंग अ क्लियर स्मूथली फ्लोइंग डिस्क्रिप्शन इन अप्रोप्रिएट स्टाइल विद एन एन इफेक्टिव स्ट्रक्चर इज एन एक्ट और स्किल। देखिए, जो आप लिख रहे हो वो स्मूथ हो, क्लियर हो, ठीक है, अप्रोप्रिएट स्टाइल हो उसकी, वही, और उसका आधार जो है वो प्रभावी आधार हो, उसी को हम एक्ट और स्किल ऑफ डिस्क्रिप्शन राइटिंग कहेंगे। फिर है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस नीड, यानी कि किसी भी स्थान का डिस्क्रिप्शन देते समय जो है आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला है अबाउट इट्स लोकेशन, यानी उसकी स्थिति के बारे में आपको जानकारी देनी होती है। फिर अप्रोच, उसकी पहुंच के बारे में, यानी कि हम किस तरह से वहाँ पहुंच सकते हैं, बस, ट्रेन। ठीक है, फिर है जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसका जो है सामाजिक और आर्थिक महत्व क्या है, फैसिलिटीज़ वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं। ठीक है, आपको प्लेस यानी कि किसी भी स्थान के डिस्क्रिप्शन देते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। जैसे अगर आप माउंट आबू के बारे में लिख रहे हो तो माउंट आबू कहाँ स्थित है, वहाँ पर पहुँचने के लिए क्या क्या साधन उपलब्ध है, उसकी जो है जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वो पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, कैसा क्षेत्र है वो। फिर उसकी जो है सामाजिक व्यवस्था वहाँ की क्या है, इकोनॉमिक या वहाँ की स्थिति क्या है, या जो हमारे देश में उसकी इकोनॉमिक
उसका मतलब कितना योगदान है अर्थशास्त्र में हमारे, ठीक है, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, देखने योग्य क्या क्या स्थान है, वो सारे जो है हम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर है डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु को जो है डिस्क्राइब करते टाइम हमें क्या क्या लिखना होता है। वी राइट अबाउट इट्स अपेरेंस, यानी कि वो कहाँ से प्रकट हुआ, ठीक है। शेप, साइज, उसका आकार क्या है, उसके आकार के बारे में, वर्किंग सिस्टम वो किस तरह से काम करता है, ओरिजिन उसका जो है उद्गम कहाँ से, यूटिलिटी यानी उसकी उपयोगिता क्या है, और प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। प्रोडक्शन यानी भी उत्पादन, उसका उत्पादन कैसे होता है। तो ये सारे हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के टाइम। और अगर हम किसी पर्सन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, किसी व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज हर फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसकी जो है फिजिकल आप कहेंगे, शारीरिक और सामाजिक विशेषताएं बताएंगे आप उसकी, या हीज या हर, ठीक है। हिंदी में हम उसकी बोलेंगे पर्सनालिटी ट्रेड्स, उसका जो है व्यक्तित्व कैसा है, हिज बिहेवियर, उसका जो है व्यवहार कैसा है। तो ये तीन चीजें जो है हम किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करते टाइम ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक हमारा है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। ये जो है ये आपको और आगे बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा बस डेफिनेशन देख रहे हैं। इस लेसन में डेफिनेशन ही आई हुई है। आगे जो है आपके बहुत ही वास्ट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा, जिसको आप हिंदी में पढ़ते ही हो, ठीक है। मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है। The inclusive education stand for a process of fighting for the inclusion of people with disabilities in the mainstream। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में शामिल करना, यानी कि मुख्य धारा में उन लोगों को जोड़ना जो डिसेबल है, जो लोग डिसेबिलिटीज के साथ में है। डिसेबिलिटीज आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे विकलांगता, जो विकलांग है, जो किसी न किसी रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको एजुकेशन में शामिल करने के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसी को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। एजुकेशन फॉर ऑल इज क्लोजली कनेक्टेड टू द वर्क फॉर इक्वल राइट्स, यानी कि अगर हमें सभी को समान अधिकार देना है तो हमको सभी को समान शिक्षा देनी होगी। जब वो शिक्षित होंगे तभी अपने अधिकारों के बारे में जान पाएंगे, अधिकारों को ले पाएंगे। पीपल विथ डिसेबिलिटीज एंड देयर सोशल इंक्लूजन, और उनको सामाजिक धारा में भी मुख्य रूप से उनको जोड़ना है। एजुकेशन इज सीन एज की टू अ सोसाइटी दैट इज रेडी टू वेलकम अ वाइड डाइवर्सिटी, यानी कि एजुकेशन शिक्षा को हम उस कुंजी के रूप में, उस चाबी के रूप में देखते हैं जो सभी को वेलकम करती है। वाइड डाइवर्सिटी आप कहेंगे को, विभिन्न तरह के लोगों को जो है अपने अंदर सम्मिलित करने के लिए या उनका स्वागत करती है। डिफरेंट गिफ्ट्स एंड डिफरेंट एबिलिटीज, जो विशेष तरह से योग्य है या विशेष उनकी कुछ विशेषताएं हैं। आप डिफरेंट डिसेबल ना कह के अगर आप डिफरेंटली एबल कहेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो कुल मिला के समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का एक प्रयास है जो लोग किसी न किसी तरह से पिछड़े हुए हैं, चाहे वो मानसिक तौर पे हो या शारीरिक तौर पे, ठीक है। उन लोगों को इक्वल राइट देना, वही जो है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आगे की वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।